हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग भौतिक राशि पढ़ रहे थे। भौतिक राशि किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि बताए थे और थोड़ा सा सदिश और अदिश के बारे में भी चर्चा किए थे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सदिश और अदिश के बारे में पूरी तरह से डिटेल पढ़ेंगे और आपको हम ट्रिक भी बताएंगे कि अदिश राशि को और सदिश राशि को कैसे याद किया जाता है। क्या ट्रिक है कि अगर एग्जाम में दे दिया कि अगर बल ही दे दिया, बल क्या है तो सदिश राशि है, तो उसको कैसे याद करेंगे। कार्य दे दिया, कार्य क्या है, अदिश राशि है, तो किस तरह से हम उसको याद करेंगे उसका हम ट्रिक भी बताने वाले हैं और थोड़ा सा विस्तार रूप से सदिश अदिश के बारे में चर्चा होने वाली है। अगर आप 11th के भी स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें, क्योंकि 11th में यही चीज़ आपको पढ़ना ही है। फर्स्ट लेसन इसी का है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अदिश राशि और सदिश राशि, अदिश राशि और एक सदिश राशि। अदिश राशि में हम आप लोग को बताए थे कि जिसमें केवल परिमाण होता है। क्या होता है? परिमाण। परिमाण के मतलब मात्रा, उसे अदिश राशि होता है। इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, परिमाण और दिशा दोनों होता है, उससे क्या कहेंगे? सदिश राशि कहते हैं, ठीक है। तो समझिए कि जिसमें केवल परिमाण होता है उसे हम क्या कहेंगे? अदिश राशि, ठीक है। परिभाषा लिखना होगा तो वैसी राशि जिसमें केवल परिमाण होती है उसे हम क्या कहेंगे? अदिश राशि कहते हैं। और जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, डायरेक्शन भी हो, उसे हम क्या कहेंगे? सदिश राशि कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। तो अब देखिए, सबसे पहले अदिश राशि के ट्रिक क्या है। ट्रिक हम बताते हैं अदिश राशि को याद करने के लिए, ठीक है। अदिश राशि को क्या है ट्रिक याद करने के लिए? लिख लीजिएगा, अदिश राशि को याद करने का ट्रिक। अदिश राशि को याद करने का ट्रिक, याद करने का ट्रिक, ठीक। अदिश राशि को याद करने का ट्रिक। तो आपको देखिए एक याद रखना पड़ेगा, उस आर्द्रता को चाबी दो। उस आर्द्रता को चाबी, चाबी नहीं चाबी याद रखना, चाबी दो, यही याद रखना है, ठीक। उस आर्द्रता को चाबी दो, इससे आप ट्रिक अच्छे से समझ सकते हैं। उस से आपको याद रखना है ऊष्मा याद रखिए चाहे ऊर्जा, ठीक है। उस से क्या आपको याद रखना है? ऊष्मा याद रखना है और ऊर्जा याद रखना है। ऊ का मतलब ऊष्मा और ऊर्जा। स से याद रखना है आपको समय। स से क्या याद रखना है? समय, ठीक। स से क्या हो गया? समय। आ है, आ से आपको याद रखना है आयतन। आ से आयतन, ठीक। फिर उसके बाद है आद्र। द्र से याद आपको रखना है द्रव्यमान, द्रव्यमान। ता है ना जी, ता से आपको याद रखना है तापमान, तापमान, ठीक है। तापमान भी क्या है? अदिश राशि है। आगे देखिए, को है, तो को से आपको याद रखना है कार्य। को से क्या याद रखना है? कार्य, ठीक है। उस आर्द्रता को से याद करना है कार्य। चा है, तो चा से आपको याद रखना होगा चाल, ठीक है। चा से क्या याद रखना है? चाल। फिर है बी है ना, तो बी से आपको याद रखना है विद्युत धारा। क्या याद रखना है? विद्युत धारा, ठीक। और दास दो है, तो दो से याद रखना है दाब। तो इतना अदिश राशि। तो जब अदिश राशि आपको इतना हो गया तो इसके बाद अगर कोई आएगा तो क्या है? सदिश राशि है। तो उस आर्द्रता को चाबी दो। उस से याद रखना है ऊष्मा ऊर्जा। स से समय, आ से आयतन, द से द्रव्यमान, ता से तापमान, को से कार्य, चा से चाल, बी से विद्युत धारा, दो से दाब, ठीक है। तो उस आर्द्रता को चाबी दो। इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। समझ में आ गया अदिश राशि को कैसे याद रखना है। चलिए आगे देखिए। तो अदिश राशि देखिए, अदिश राशि में हम आपको बताएं कि जिसमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, उसे हम क्या कहेंगे? अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। अगर किसी चीज़ को हमको खरीदना होगा दुकान पर, तो हम किसी चीज़ को मांगते हैं ना कि उससे दिशा पूछते हैं कि किस दिशा में चाहिए। अगर हमको मांगना है किसी से कि चावल दीजिए, दुकान पर जाना है तो कहेंगे कि 10 kg चावल दीजिए, न कि कहेंगे कि 10 kg उत्तर दिशा में दीजिए, 10 kg पश्चिम दिशा में दीजिए। केवल हम उससे परिमाण मांगते हैं। परिमाण के मतलब होता है मात्रा। परिमाण के मतलब क्या होता है? उससे मात्रा बोलते हैं, ना कि दिशा बोलते हैं, ठीक है। तो वो कहलाएगा अदिश राशि। अदिश राशि में
क्या होता है, सेम टू सेम, जैसे जोड़ घटाव गुणा भागा सब सेम टू सेम होता है। जैसे अगर हम कह देंगे कि 5 केजी चावल है और 2 केजी चावल को जोड़ना है, तब कहीं आप लोग कहिएगा कि 7 केजी होगा कि नहीं होगा। तो इस अदिश राशि सेम टू सेम जुड़ जाता है। 10 मिनट में हमको 15 मिनट जोड़ना है, तो कहेंगे कि 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25 मिनट होगा। तो जोड़ घटाव गुणा भागा अदिश राशि के सेम टू सेम होता है। बात रही सदिश राशि, तो चलिए हम लोग आज सदिश राशि के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो सदिश राशि आपको बताए कि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, उसे हम क्या कहेंगे, सदिश राशि। जैसे में हम बताए थे आपको सदिश राशि में कि परिमाण भी होना चाहिए और दिशा भी होना चाहिए। अगर हमको दरवाज़ा बंद करना है, अगर अंदर के तरफ बंद होता है, तो अगर हम कहेंगे कि 10 न्यूटन का बल दरवाज़ा पर लगाने के लिए, बंद करने के लिए, तो अब अंदर के तरफ बंद होगा, बाहर के तरफ से लगाएंगे तो थोड़े दरवाज़ा बंद होगा। तो इसमें हम उसको किसी को कहेंगे दरवाज़ा बंद करने के लिए कि 10 न्यूटन जाके बल लगा कर दरवाज़ा बंद कर दीजिए, तो वो जाके कितना ही प्रयास करेगा बाहर के तरफ से, क्योंकि हम उसको दिशा डायरेक्शन तो नहीं बताए हैं, हम उसको केवल परिमाण बता दिए हैं कि 10 न्यूटन के बल लगा के दरवाज़ा बंद कर देना है। तो केवल परिमाण बताए हैं, दिशा नहीं बताए हैं। तो अब जाके अंदर से बंद होता, बाहर से जाके बल लगाएगा तो दरवाज़ा तो बंद नहीं होगा। तो जब दरवाज़ा नहीं बंद होगा, गलती उसमें नहीं है, गलती हम में है, क्योंकि हम उसको केवल परिमाण बताए, डायरेक्शन बताए भी नहीं किए। ठीक है, तो जिसमें परिमाण और डायरेक्शन दोनों हो उसे हम क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, सदिश राशि। ठीक, सदिश में जोड़ घटाव गुणा भागा सब अलग होता है। जैसे अगर कोई पिंड है, वस्तु है, अगर यही वस्तु पर हमको इधर से 5 न्यूटन बल लगा दिए, 5 न्यूटन बल लगा दिए इधर से, अब फिर इधर ही से 4 न्यूटन बल लगा दिए, 4 न्यूटन, तो इस स्थिति में 10 न्यूटन का बल, 9 न्यूटन का बल हो जाएगा। परंतु कोई पिंड पर इधर से 10 न्यूटन लगा रहे हैं और इधर से 4 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। ठीक है, तो मैथ वाले क्या कहेंगे कि 10 न्यूटन लेने से 4 न्यूटन लेने से टोटल 14 न्यूटन होगा, बाकी 14 न्यूटन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए एक तरफ से 10 न्यूटन ऐसे लगा रहे हैं, 4 न्यूटन ऐसे लगा रहे हैं, तो यानी कि 10 न्यूटन इधर से जा रहा है, 4 न्यूटन जब इधर से हम बल लगाएंगे तो ये कम ना हो जाएगा, 4 न्यूटन और इधर ही पे ना होगा, तो यानी इसका टोटल कितना बल इस पर लगा, 6 न्यूटन लगेगा। ठीक है, ये ना कि हम जोड़ेंगे नहीं, 10 न्यूटन में से 4 न्यूटन हम घटा देंगे। क्यों, क्योंकि एक इधर से 4 न्यूटन लगा रहे हैं, विपरीत दिशा से 4, इधर से 10 न्यूटन, इधर विपरीत दिशा से 4 न्यूटन लगा रहे हैं, 10 में से 4 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। एक और समझिए उदाहरण, अगर कोई बल है, ठीक, बल हम इधर से मान लेते हैं, इधर से हम लगाए, मान लेते हैं यहाँ से इधर लगा दिए 3 न्यूटन का बल, 3 न्यूटन का, और लंबवत लगा दिए 4 न्यूटन का बल, 4 न्यूटन का बल लंबवत ऊपर की तरफ लगा दिए। तो मैथ वाले कहेंगे कि 4 न्यूटन एन और 3 न्यूटन एन, टोटल कितना लग गया, 7 न्यूटन। बाकी ये है सदिश राशि। सदिश राशि में उठपटांग होता है। देखिए यहाँ से ऐसे इसका टोटल परिणामी ई वाला होगा, ठीक है, और यहाँ से ऐसे एक समकोण त्रिभुज बन गया। जब समकोण त्रिभुज बन गया तो यहाँ पाइथागोरस भैया के नियम लगा दीजिए, यानी कि ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो जब लंब व आधार हो गया तो कर्ण निकालते हैं ना जी, उसको कर्ण कहा जाता है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। यानी कि इधर से 4 न्यूटन लगा तो 4 के स्क्वायर, इधर से 3 न्यूटन लगा, 3 के स्क्वायर, टोटल हो गया 4 चौके 16, 3 3 9, 16 9 हो जाएगा 25। यानी कि कितना न्यूटन का बल लगेगा, परिणामी कितना होगा, 5 न्यूटन का होगा। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, बढ़िया से इसके बारे में बताएंगे। तो चलिए हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं सदिश राशि में। तो देखिए अब समझिएगा सदिश राशि को निरूपण कैसे करते हैं। सदिश राशि का निरूपण, सदिश राशि का निरूपण समझिएगा जी। सदिश राशि को निरूपित कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं। तो सदिश राशि को निरूपण करने के लिए या निरूपित करने के लिए उसके ऊपर तीर चिन्ह लगा देते हैं। जैसे बले हैं, बल को किससे दर्शाते हैं, एफ से दर्शाते हैं। ये एफ तो थोड़ा सा टाहकार लिख दीजिएगा, टाहकार समझते हैं ना, गहरा करके
आ गहरा करने के बाद एक ऊपरवा माथवा माने कपारवा पर तीर बना दीजिएगा। तो ये क्या हो गया, सदिश राशि को निरूपित करने लगा। सदिश राशि को देखिए निरूपण करने के लिए यहाँ से दो तरह से निरूपण हो गया। क्या हो गया, एफ जो करेगा निरूपण वो परिमाण को करेगा। परिमाण के मतलब मात्रा को, कै न्यूटन का बल लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है, परिमाण को निरूपित करेगा। कौन, एफ करेगा। ठीक, आज जो तीर करेगा, तीर चिन्ह वो दिशा को निरूपित करेगा। तीर चिन्ह किसको करेगा, दिशा को निरूपित करेगा। और एफ क्या करेगा, परिमाण को निरूपित करेगा। समझ में आ गया। तो इस तरह से किसी भी सदिश राशि को दर्शाने के लिए चाल तो अदिश राशि है। अगर वेग को दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे, भी के ऊपर ऐसे एरो का चिन्ह दे देते हैं। ठीक है, तो सदिश राशि का निरूपण हो गया। तो लिख लीजिएगा हेडिंग में सदिश राशि का निरूपण लिख के इस तरह से दिखा लीजिएगा। ठीक है, नोट कर लेना है। ठीक, आगे चलिए हम लोग सदिश के प्रकार को पढ़ते हैं कि सदिश के कितने प्रकार होते हैं। लिखेंगे सदिश के प्रकार, क्या लिखेंगे, सदिश के प्रकार। तो देखिए सदिश मुख्यतः 4 प्रकार के हम लोग के पढ़ना है। कितने प्रकार के पढ़ना है, 4 प्रकार के। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सदिश के बारे में पढ़ना है। तो पहला आता है आप लोग के समान सदिश। कौन आता है, समान सदिश। पहले लिख लीजिएगा कि सदिश मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। सदिश मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला है समान सदिश। समान सदिश जिसको हिंदी इंग्लिश में कहते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर। ठीक, समान सदिश को क्या कहेंगे, इक्वल वेक्टर। दूसरा है विपरीत सदिश। क्या है, विपरीत सदिश। विपरीत सदिश को इंग्लिश में कहते हैं अपोजिट वेक्टर। ठीक, विपरीत सदिश को क्या कहते हैं, अपोजिट वेक्टर। तीसरा नंबर पर आता है शून्य सदिश। शून्य सदिश को इंग्लिश में कहते हैं जीरो वेक्टर। और चौथा पर आता है एकांक सदिश। चौथा आता है एकांक सदिश। इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। चलिए तो सबका देख लीजिए, समान सदिश, विपरीत सदिश, शून्य सदिश, एकांक सदिश। तो सबके बारे में चलिए पारी पढ़ लेते हैं। नोट करना होगा, नोट कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, इतना मेहनत से बनाते हैं, कम से कम एक लाइक कर दिया कीजिए। ठीक है, तो आप लोग करते उरते नहीं हैं, कम से कम लाइक कर दीजिए वीडियो पर। तो चलिए सबके बारे में समझते हैं। सबसे पहले समान सदिश के बारे में पढ़ते हैं कि समान सदिश क्या होता है। तो समान सदिश लिखिएगा कि 2 या 2 से अधिक ऐसे सदिश। ठीक है, समान सदिश की अगर परिभाषा लिखना होगा तो 2 या 2 से अधिक ऐसे सदिश जिनके परिमाण और दिशा दोनों बराबर हो। जिनके परिमाण और दिशा दोनों बराबर हो उसे समान सदिश कहते हैं। समान सदिश कहते हैं। समझ में आया कि वैसे सदिश जिनके परिमाण और दिशा दोनों बराबर हो उन्हें हम क्या कहेंगे, समान सदिश कहते हैं। ठीक, जिसके परिमाण और दिशा दोनों बराबर हो उसे क्या कहेंगे, समान सदिश कहते हैं। मान के चलते हैं एक वेक्टर ई वाला है और एक वेक्टर यहीं से ये वाला है। इसका नाम धर दिए ए वेक्टर, इसका नाम धर दिए बी वेक्टर। दोनों के देखिए परिमाण क्या है, दोनों के सेम है। ये दोनों लाइनवा क्या है, बराबर है। दोनों लाइन क्या है, बराबर है। और दिशा एक ही दिशा में न है। देखिए ये भी इस साइड जा रहा है, अब बी वाला भी यह साइड में जा रहा है। तो दोनों के तो परिमाण और दिशा दोनों का हो गया, समान हो गया। तो यही लिखेंगे ए वेक्टर इक्वल बी वेक्टर।
यानी कि परिमाण में भी और दिशा में ही भी का हो समान हो, उसे हम क्या कहेंगे, समान सदिश कहते हैं। समझ में आ गया। चलिए नौकरी बड़ी मुश्किल है भैया। आगे देखिए दूसरा है, दूसरा में है विपरीत समूह, विपरीत सदिश, विपरीत सदिश, सदिश, विपरीत सदिश। तो विपरीत सदिश किसे कहेंगे, तो यही बोलना है कि वैसे सदिश जिसके परिमाण तो बराबर हो परंतु दिशा क्या हो, दिशा विपरीत हो, उसे हम विपरीत सदिश कहते हैं। लिखिएगा ऐसे सदिश, ऐसे सदिश जिसके परिमाण, जिसके परिमाण बराबर हो, बराबर हो किंतु दिशा विपरीत हो, दिशा क्या हो, विपरीत हो, विपरीत हो, उसे क्या कहेंगे, विपरीत सदिश कहते हैं, उसे विपरीत सदिश कहते हैं। चलिए उसे क्या कहेंगे, विपरीत सदिश कहते हैं। नौकरी भैया का नहीं करवा देगा, ठीक है, का नहीं पढ़ना पड़ता है, सब पढ़िए, जो पढ़ना है सब पढ़िए। कहा जाता है कि जब नौकरी न लगे भरी जवानी में तब भैया कूद पड़िए गांव की प्रधानी में, ठीक है। चलिए अब टॉपिक पर आते हैं। तब विपरीत सदिश किसे कहेंगे, कि ऐसे सदिश जिनके परिमाण और दिशा का हो बराबर हो किंतु जिसके परिमाण बराबर हो, सॉरी, जिसके परिमाण क्या हो, बराबर हो किंतु दिशा क्या हो, विपरीत हो, उसे हम क्या कहेंगे, विपरीत सदिश कहते हैं। यहाँ से समझिएगा कि परिमाण को बराबर कहा है, परिमाण क्या है, बराबर होना चाहिए, और दिशा क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। जैसे हम एक ए वाला पर दिए, इसका नाम धर दिए ए वेक्टर और इसका नाम धर दिए बी वेक्टर, इसका नाम धर दिए बी वेक्टर। देखिए परिमाण दोनों के तो बराबर है परिमाण, ठीक है, दोनों के परिमाण क्या है, बराबर है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के परिमाण क्या है, बराबर है, परंतु दिशा क्या है, विपरीत है। इसका दिशा इधर है और इसका दिशा इधर है, अब बाकी दोनों परिमाणवा का है सेम है, तो उसे हम क्या कहेंगे, विपरीत सदिश कहते हैं। समझ में आ गया कि जिसका परिमाण क्या हो, सेम हो और दिशा क्या हो, विपरीत हो, उसे हम विपरीत सदिश कहते हैं। चलिए बड़े समझदार हैं आप लोग, समझ जाते हैं। आगे देखिए तीसरा नंबर, तीसरा नंबर लिखवाए है शून्य सदिश, शून्य सदिश, शून्य सदिश, शून्य सदिश जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं जीरो वेक्टर। तो यही बोला है कि ऐसे सदिश जिसका परिमाण शून्य हो उसे शून्य सदिश कहते हैं। ऐसे सदिश, ऐसे सदिश जिसका परिमाण शून्य हो, शून्य हो, उसे शून्य सदिश कहते हैं, उसे शून्य सदिश कहते हैं। चलिए ऐसे सदिश जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो, उसे हम क्या कहेंगे, शून्य सदिश। जैसे अभी हम बताएं कि एगो सदिश ए वेक्टर है या एगो सदिश बी वेक्टर है, ठीक। तो इसमें ए वेक्टर जो है दोनों के परिमाण तो सेम है, दिशा विपरीत है। तो देखिए ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के दिखा दिए, दोनों बराबर है, बाकी दिशा विपरीत है। तो दिशा विपरीत दिखाने के लिए एगो में माइनस लगा दीजिए, ठीक है, यानी माइनस चिन्ह नहीं दर्शा रहा है कि ऋणात्मक है, माइनस ई दर्शा रहा है कि यह विपरीत दिशा में है। तो ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर, वेक्टर के यहाँ माइनस लगा देने पर माइनस ई दर्शा रहा है कि जो है दिशा इसका क्या है, विपरीत है। तो जब विपरीत है तो माइनस है, तो इधर ले आ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, बराबर का बचेगा जीरो। यही होता है शून्य सदिश। ऐसे सदिश जिसका परिमाण करने पर कितना आ जाए, जीरो आ जाए, उसे हम क्या कहेंगे, शून्य सदिश कहेंगे। समझ में आ गया कि ऐसे सदिश जिसका परिमाण शून्य हो। अगर नहीं समझ में आता है तो भैया पीछे कर लिया कीजिए, आप लोग के हाथ में, कंट्रोल आपके हाथ में होता है। आप लोग दिन भर पीछे करके देखते रहिए ना, दिनों भर हम पढ़ाते रहेंगे, तो पीछे करके देख लिया कीजिए, ठीक। फिर
फिर से नहीं बताना पड़ेगा। माइनस क्या दर्शा रहा है, दिशा दर्शा रहा है। एगो इधर जा रहा है, एगो इधर जा रहा है, तो क्या है बी वाला क्या है, विपरीत जा रहा है, तो विपरीत दर्शाने के लिए माइनस, माइनस इधर आता है तो प्लस में हो जाता है। चलिए एकांक सदिश, इसी के बारे में बढ़िया से जानकारी लेना है। एकांक सदिश, एकांक सदिश जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। तो देखिए वैसे सदिश जिसका परिमाण एक हो उसे एकांक सदिश कहते हैं। वैसे सदिश जिसका परिमाण करने पर एक हो उसे हम क्या कहेंगे, एकांक सदिश। देखिए लिख लीजिए, ऐसे सदिश जिसका परिमाण एक हो, जिसका परिमाण एक हो उसे एकांक सदिश कहते हैं, उसे एकांक सदिश कहते हैं। इसे कैप से सूचित करते हैं। अगर हम इसे ऐसे इस तरह से एक कैप, इसे कैप ऐसे देते हैं ना, इसको कैप बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, कैप। इसे कैप से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं। अगर किसी ए का है एकांक सदिश दर्शाना है तो ए के ऊपर इसे कैप दिखा देंगे ना, तो ये ए का एकांक सदिश है। बी का एकांक सदिश, बी के ऊपर एक कैप दिखा दीजिए, बी का कैप। सी के ऊपर कैप दिखा दीजिए, सी का एकांक सदिश, ठीक है। तो एकांक सदिश आपको समझ में आ गया कि क्या होता है, कि उसको कैप जिसका परिमाण का हो एक हो उसे हम क्या कहेंगे, एकांक सदिश। इसको दर्शाने के लिए किसको यूज करते हैं, कैप का यूज करते हैं। अब समझिए, इस पर हम कुछ फार्मूला बना रहे हैं, ध्यान से समझिएगा एकांक सदिश के बारे में। अगर हम मान लेते हैं कि कोई एक वेक्टर है, ठीक, एक वेक्टर है, इस वेक्टर के नाम है ए वेक्टर, मान लेते हैं ए है, ये मान 5 यूनिट है, इसका कितना है, 5 यूनिट का एक वेक्टर हो गया, ठीक है। 5 यूनिट का एक का हो गया, वेक्टर हो गया। तो 5 यूनिट का वेक्टर है, तो अगर हम इसको एकक भाग में बांट दें तो 5 भाग में बढ़ जाएगा, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग। 5 भाग में बट गया ना, तो पाँचों का हम यहाँ से देखिए 5 भाग में बट गया, तो यहाँ से लिखेंगे कि यहाँ से 1 भाग हो गया, 2 भाग हो गया, 3 भाग हो गया, 4 भाग हो गया, 5 भाग हो गया। तो इसी को एकांक सदिश मान लेते हैं। 5 यूनिट का एक वेक्टर है, अब पाँचों को हम अलग अलग भाग में क्या कर दिए, बांट दिए। इस एगो ई एक कैप हो गया, 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 1 2 3 4 5, ठीक है। तो देखिए एक वेक्टर है, इसको जो वेक्टरवा है ना वो 5 यूनिट का है। तो जब 5 यूनिट को मन समझने के लिए है, 5 यूनिट को हम अलग अलग भाग में बांट देंगे, तो एकक भाग में बांटेंगे तो एकांक सदिश किसे कहते हैं, जिसका परिमाण एक होना चाहिए। तो एकक भाग में सबको बांट दिए ना। तो देखिए हम यही ना कह सकते हैं, हम इसको क्या कह सकते हैं कि 5 गो ऐसा एकांक सदिश मिलके एगो वेक्टर के निर्माण हुआ है। ए वेक्टर का नहीं कह सकते हैं कि 5 गो एकांक सदिश मिलकर 5 गो एकांक सदिश एकक भाग है इसे, तो एगो वेक्टर का निर्माण हो गया है। तो अगर हम यहाँ से एक कैप निकालेंगे ऐसे एक कैप, तो कह सकते हैं कि ए वेक्टर बटा में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ए वेक्टर बटा में क्या हो जाएगा, 5। ए वेक्टर बटा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो एक कैप बराबर ए वेक्टर, देखिए ए वेक्टर 5 ए वेक्टर के जब परिमाण न दिया है 5, जिसे हम आपको अभी क्या बताएं कि जब ए वेक्टर पर ऐसे रहता है तो ए को हम कहते हैं परिमाण, ए को क्या कहते हैं, परिमाण। और जो तीर चिन्ह दर्शाता है वो दिशा को दर्शाता है, ठीक है। ये जो दर्शाता है वो परिमाण यानी मात्रा को दर्शाता है, और जो तीर चिन्ह दर्शाता है ना वो किसको दर्शाता है, दिशा को दर्शाता है। तो ए वेक्टर तो पूरा ए वेक्टर है, ये है तो ए वेक्टर हो गया। आई 5 इसका परिमाण कितना है, ए वेक्टर इसका परिमाण कितना है, परिमाण क्या है, 5 यूनिट था। तो 5 यूनिट किसके बराबर, ए के बराबर होगा। ए बराबर कितना होगा, 5। अब वेक्टर है पूरा, ठीक। तो यानी यही फार्मूला हो जाता है
कि ए कैप बराबर ए वेक्टर बटा ए। एक बार और समझिए, एक 5 यूनिट का वेक्टर है, एक 5 यूनिट का क्या है वेक्टर है, 5 यूनिट लिख दिए और टोटल इसका पूरा नाम धर दिए ए वेक्टर, पूरा नाम धर दिए ए वेक्टर, 5 यूनिट का है। तो यानी परिमाण 5 यूनिट है और दिशा इस डायरेक्शन से है, ठीक। तो ए बराबर हो जाएगा 5 और ए वेक्टर टोटल का नाम है ये है। तब इसको अगर हम 5 भाग में बांटे इस तरह से, तो सबका एक भाग हो गया और सबका ए कैप ए कैप ए कैप, तब 5 गो कैप मिलकर एक वेक्टर का निर्माण हुआ है, एक वेक्टर का ए वेक्टर का निर्माण हुआ है। तो ए कैप निकालेंगे तो ए वेक्टर बटे 5, तो ए कैप बराबर ए वेक्टर। अब 5 को हम ए लिख सकते हैं क्योंकि ए बराबर 5 यूनिट है, ए का परिमाण है, ठीक, समझ में आ गया। इसी तरह हमको बी कैप निकालना रहेगा, तब बी वेक्टर बटा में बी हो जाएगा। इसी प्रकार सी कैप निकालना रहेगा तो सी वेक्टर बटा में सी हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? कहीं कहीं ऐसे न लिखकर ऐसे लिखा रहता, अथवा कर लीजिएगा, और मैंने अथवा होता है ए कैप बराबर ए वेक्टर बटा में मोड ए वेक्टर, ऐसे करके लिखा रहता है। तब मोड ऐसे मोड डालने के मतलब क्या होता है कि ए का परिमाण, तो ए का परिमाण निकाले हैं, ठीक है, ए का निकाले हैं परिमाण। तब मोड ए वेक्टर चाहे ऐसे लिख लीजिए, बी जैसे बी का निकाला तो बी कैप बराबर बी वेक्टर बटा में मोड बी का ऐसे वेक्टर, इसको भी लिख सकते हैं, जो आपको पसंद है उसको आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया एक ऐसे फार्मूला बना। आगे चलिए, नोट उठ कर लिया कीजिए पीछे से देखकर। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं कि लंब कोणीय एकांक सदिश क्या होता है। देखिए हेडिंग डालिएगा अब, लंब कोणीय एकांक सदिश, लंब कोणीय एकांक सदिश, लंब कोणीय एकांक सदिश, लंब कोणीय एकांक सदिश। देखिए ई होता है एक्स अक्ष होता है, ई क्या होता है वाई अक्ष होता है, एक्स अक्ष हो गया वाई अक्ष हो गया, ठीक। तो एक्स में होता है, देखिए एक्स अगर समतल भूमि पर चलेंगे, समतल भूमि पर, क्योंकि 2 डायमेंशन में लेके चलते हैं, जैसे में हम लोग समतल भूमि पर बैठे हैं, किस बिंदु पर बैठे हैं, निर्देशांक ज्यामिति में आप लोग पढ़े होंगे पॉइंट करके, तो इसमें भी एक्स अक्ष वाई अक्ष है। अगर इसको हवा में इसे टांग देंगे तो 3 गो अक्ष काम करने लगेगा। जमीन पर बैठे हैं, चाहे जमीन पर कोई वस्तु रखा है तो 2 अक्ष में होता है, एगो एक्स में एगो वाई में होता है। अगर इसको हवा में उसे टांग देंगे तो 3 गो अक्ष काम करने लगेगा, एक एक्स अक्ष काम करेगा, एगो वाई अक्ष और जेड अक्ष। अब हवा में कैसे बोर्ड पर कैसे बनाइएगा, इस तरह से कर दीजिए, इसको कहते हैं जेड अक्ष, ठीक है। तो एक्स अक्ष के साथ जो होता है, एक्स अक्ष का जो एकांक सदिश होता है ना, उसको आई कैप से सूचित करते हैं। एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश क्या होता है आई कैप, और वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश को जे कैप से सूचित करते हैं, और जेड अक्ष के साथ एकांक सदिश को हम क्या करते हैं के कैप से सूचित करते हैं। एक्स अक्ष के साथ आई कैप, वाई अक्ष के साथ जे कैप और जेड अक्ष के साथ के कैप। इसको लिख लीजिएगा, एक्स अक्ष के अनुदिश क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश, एकांक सदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश क्या होगा आई कैप हो जाएगा। एक्स अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश क्या होगा आई कैप। वाई अक्ष के अनुदिश, वाई अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश क्या होगा जे कैप हो जाएगा, और जेड अक्ष के अनुदिश, जेड अक्ष के अनुदिश के कैप हो जाएगा, ठीक। एक्स अक्ष के आई कैप, वाई अक्ष के जे कैप, जेड अक्ष के कैप। चलिए अब इस पर हम लोग समझते हैं, आगे देखिएगा। आगे देखिए, किसी चीज़ का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। किसी चीज़ का पोजीशन वेक्टर कहाँ, स्थिति वेक्टर कहते हैं इसको, कहाँ वो है। तो अगर मान लेते हैं कोई भैया जी हैं, ठीक है,
वो कोई मान लेते हैं कोई आदमी है, कोई भैया जी, वो बैठे हैं 3 आई कैप और 4 जेब कैप पर, तो उनकी स्थिति कहाँ होगा। एक भैया जी है, इनका नाम, भैया जी के नाम का रख दे, ए वेक्टर मान लेते हैं, रख देते हैं ए वेक्टर। जो भैया जी है वो बैठे हैं 3 आई कैप पर और 4 जे कैप पर बैठे हैं, तो ये कहेगा कि भैया जी कहाँ हैं। तो देखिए भैया जी की स्थिति कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से एगो एक्स अक्ष कर देंगे और एक भैया जी के लिए वाई अक्ष कर देते हैं। ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, ठीक। अब भैया जी की स्थिति बताना है कि भैया जी बैठे कहाँ हैं, तो एक्स अक्ष के साथ आई कैप चलता है, वाई अक्ष के साथ जे कैप चलता है, समझ में आ रहा है। तो भैया जी एक्स के साथ कितना, आई कैप के साथ कितना पर बैठे हैं, 3 पर बैठे हैं, तो एक्स के तरफ से 3 कर लीजिएगा, 1 2 3। एक्स के तरफ से आई कैप इधर 3 वेक्टर पर 3 आई कैप और वाई जे कैप, तो जे के तरफ से कितना पर बैठे हैं, 4 पर बैठे हैं, 1 2 3 4। इसको ऐसे मिलाइएगा और इसको ऊपर के तरफ मिलाइएगा, ठीक। तो यानी यहाँ पर भैया जी के पोजीशन है, यहीं पर बैठे हुए हैं। कहिएगा कि भैया जी यहाँ बैठे हैं, बढ़िया से भैया जी को बना लीजिए। देखिए भैया जी कहाँ बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हैं, तो इनका हो गया पोजीशन वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर यानी कितना हो गया। अगर यही पूछेगा ये कितना है, तो 3 आई कैप है और प्लस 4 जे कैप है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अगर ऐसे नहीं दे के कह देता कि भैया जी, यदि ए वेक्टर जो है भैया जी 3 आई कैप और -4 जे कैप पर बैठे हैं, तो इन भैया जी के कैसे पोजीशन होता। तो इसका इधर हम बना लेते हैं, ये हो गया एक्स अक्ष, एक्स अक्ष हो गया, और ये हो गया वाई अक्ष, वाई अक्ष। इसी में हम लोग बना लेते हैं, इसी में देखते हैं। ये नीचे पर वाई अक्ष माइनस वाला होता है। देखिए ये पहले से भैया जी यहाँ बैठे थे, अब बैठ रहे हैं भैया जी 3 आई कैप -4 जे कैप पर, तो कहाँ बैठेंगे, तो 3 आई कैप तो एगो यहाँ तो पॉइंट हो भी करेगा। नीचे से कितना पर बैठ रहे हैं, 4 पर बैठ रहे हैं, 1 2 3 4, ठीक, 4 पर बैठ रहे हैं। तो देखिए भैया जी यानी कि एक्स आई कैप के लिए एक्स से 3 पर, वाई से 4 पर। अब की भैया जी के यहाँ पर स्थित पोजीशन हो जाएगा, ठीक, इस बिंदु पर। अब यहाँ भैया जी का हो गए, बैठ गए। चलिए, तो अगर ई वाला पूछेगा तो ई कितना है, तो ई कितना है, तो 3 आई कैप -4 जे कैप। समझ में आया कि नहीं। तो ई कैसे स्थिति दर्शाते हैं, इस तरह से दर्शाते हैं, ठीक, समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछता कि अगर किसी का स्थिति 3 आई कैप है, 4 जे कैप है, +5 के कैप है, तो आप लोग 3 गो अक्ष बना के बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए लंबकोणीय सदिश हो गया, आई कैप जे कैप के कैप के बारे में समझ गए हम लोग। अब हम लोग समझते हैं परिमाण निकालने के लिए कि सदिश का परिमाण, कि परिमाण कैसे निकलता है, सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण कैसे निकलता है समझिएगा। अभी हम आपको बताएं कि किसी भैया जी की स्थिति, ए वेक्टर की स्थिति 3 आई कैप है या +4 जे कैप है, तो भैया जी बैठे हैं, तो ये तो पता है कि कहाँ बैठे हैं, पर कितना यूनिट पर बैठे हैं ये हमको नहीं पता है कि कितना, इनका परिमाण कितना है, कितना मात्रा पर बैठे हैं, कितना नहीं कहते हैं कि अगर सेंटीमीटर में मापे तो कितना सेंटीमीटर में बैठे हैं, चाहे मीटर में मापे तो कितना मीटर पर बैठे हैं। तो चलिए भैया जी की स्थिति देखिए, इस तरह से परिमाण आप लोग शॉर्टकट में पढ़े होंगे कि ऐसे मोड लगा के वैसे निकाल दीजिए। तो मोड लगा के हम कैसे करेंगे समझिए। ई हो गया एक्स अक्ष, ई हो गया वाई अक्ष, इसका आई कैप होता है, इसका जे कैप होता है। भैया जी एक्स पर कितना पर बैठे हैं, 3 पर बैठे हैं, आई कैप एक्स वाला पर, और वाई वाला पर कितना पर बैठे हैं, 4 पर, 1 2 3 4, ठीक। यानी कि हो जाएगा, इधर से ऐसे मिलाइए, इधर से ऐसे मिला दीजिए, यानी यहाँ पर बैठे थे भैया जी, तो इसका कितना होगा, 3 आई कैप +4 जे कैप होगा ना। तो इधर से भैया जी 3 यूनिट पर बैठे हैं ना, 3 यूनिट पर, देखिए 3 पर बैठे हैं, 1 2 3, यहाँ इधर से 3 पर, इधर से कै पर, 4 पर बैठे हैं, इधर से कितना पर, 4 पर बैठे, देखिए 1 2 3 4, ठीक, इधर से 4 है, इधर से 3,
हमको देखिए एक यहाँ से समकोण त्रिभुज बन गया, यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो पाइथागोरस भैया के प्रमेय आप लोग जानते हैं कि पाइथागोरस भैया के प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लगा दीजिए। तो कर्ण बराबर यहाँ से निकालेंगे तो अंदर रूट लंब स्क्वायर, लंब कितना पर लंब पर बैठे हैं 4 पर, आधार कितना पर 3 पर। तो हो जाएगा 4 चौके 16, 3 तिहाई 9, 16 9 25 और 25 के वर्गमूल 5, यानी कितना पर है 5 यूनिट है। आप लोग इस तरह से निकालते होंगे। आप लोग की मोड अगर परिमाण निकालना है तो मोड कर दीजिए, ऐसे पढ़े होंगे। उसको मोड, इसको भी मोड में लिख दीजिए। आप लोग के बताया गया होगा कि मोड जब हटता है तो अंदर रूट हो जाता है। मोड जब हटता है तो काम में हो जाता है, रूट में हो जाता है 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, ये स्क्वायर करके लिख दिया जाता है। तो वही चीज़वा है, आखिर स्क्वायर और मोड हटा के क्यों रूट किए आप लोग के यहाँ से समझ में आ रहा होगा। 9 + 16, 16 9 25, 25 के वर्गमूल 5, ठीक है। तो अब अच्छे तरह से समझ में आ गया। किसी चीज़ के पोजीशन वेक्टर को दर्शाने के लिए हम लोग आई कैप और जे कैप के सहारा लेते हैं, ठीक है। इस तरह से आप लोग के समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और आज के लिए बस एक ही को क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। एक गरीब सा सवाल आप लोग के दे देते हैं, छोटा मोटा एकदम सवाल, ठीक है। छोटा सा एकदम सवाल लिख लीजिएगा। लिखना है कि यदि ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, एकदम छोटा सवाल है। तो ए वेक्टर का परिमाण हो तो ए वेक्टर का परिमाण और दिशा ज्ञात करें, परिमाण और एकांक सदिश ज्ञात करें, एकांक सदिश ज्ञात करें। समझिएगा एकदम। हम लोग परिमाण निकालने के लिए क्या करते हैं, ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। इसका परिमाण निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ए बराबर अंदर रूट लिख देते हैं, क्योंकि हम बताए ना कि जब अभी तुरंत बताए थे मोड था, मोड हटता है तो स्क्वायर हो जाता है। तो आप लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के नियम के अनुसार, तो ए का परिमाण निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे, 2 के स्क्वायर प्लस 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। ये परिमाण निकालने के लिए हो गया। तो 2 दूनी के 4 प्लस 3 तिहाई 9, 4 चौके 16, 16 9 25 और 4 29। अगर ए का परिमाण कोई पूछेगा तो ए बराबर कितना हो जाएगा, √29 हो जाएगा। ए बराबर √29 परिमाण आ गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ऐसे करके √29, दोनों में से कोई। तो आप जैसे आपको लिखना इच्छा हो ऐसे लिख सकते हैं। अब हमको क्या ज्ञात करना है, एकांक सदिश। एकांक सदिश कैसे ज्ञात होता है, कैप देने के बाद। कैप देते हैं तो एकांक सदिश ज्ञात होता है। किसका, ए वेक्टर है तो ए वेक्टर का ए कैप लिखेंगे। तो ए कैप बराबर क्या होता है, ए वेक्टर बटा में ए, चाहे ए वेक्टर बटा मोड ए का वेक्टर कर देते हैं, दोनों में से कोई। तो देखिए ए वेक्टर है कितना, ए वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3j कैप है जी, 3j कैप प्लस 4k कैप, यही है। अब इस बटा में क्या हो गया, ए वेक्टर का मान निकाल दिया है, ए है। ए का मान कितना है, √29 है, तो √29 को लिख दिए। अब एक कैप बराबर लिखेंगे तो इसको थोड़ा सा सजा के अलगे अलगे कर दीजिए। तो 2 बटा में √29 आई कैप प्लस 3 बटा में √29 जे कैप प्लस 4 बटा में √29 के कैप। यही हो गया। बस आज के लिए इतना ही समझ में आ गया होगा। इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।